अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करते हुए सारस्वत वक्तव्य के लिए आदरणीय सुब्रता मिश्रा जी को, जो जैसे कि सर ने बताया वो सुप्रसिद्ध विज्ञान लेखिका हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक निवेदन है जी कि जी क्योंकि राहुल खटे जी संचालन नहीं कर रहे हैं, तो जी सुब्रता जी से पूर्व बीज वक्तव्य के लिए, पृष्ठभूमि के लिए आदरणीय राहुल खटे जी को बुलाया जाए तो उचित होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मेरी आदरणीय राहुल जी से प्रार्थना है कि सर आप बीज वक्तव्य के लिए मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सादर आमंत्रित हैं सर। जी धन्यवाद मैडम। राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से आयोजित इस ई संगोष्ठी में मैं सब आपका स्वागत करता हूं। और इस कोरोना के दौर में हमने इस ई विमर्श में आज टीकाकरण जो है महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हमने जो वक्तव्य आयोजित किया है, इसके लिए सुब्रता मिश्रा जी जो कि एक प्रसिद्ध विज्ञान लेखिका है और उनके कई सारे आर्टिकल, उनके लेख समय समय पर विज्ञान की पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसी एक मूर्धन्य व्यक्ति हमें प्राप्त हुए हैं, उसके लिए हम राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने टीकाकरण के बारे में विज्ञान प्रसार के साथ मिलकर जितने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उनसे केवल हमको ही नहीं तो पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लोगों को उनके ज्ञान का लाभ हो रहा है। उस लाभ को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमने आज आमंत्रित किया है सुब्रता मिश्रा मैडम को, जो कि एक प्रसिद्ध विज्ञान लेखिका है, गोवा में रहती है और इनका जो परिचय है, इनका परिचय बहुत विशाल है। इनका परिचय जो है एक विज्ञान लेखिका के साथ साथ में आपका डॉक्टर सुब्रता मिश्रा मूलतः विज्ञान लेखिका तो है ही, साथ ही उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह और गौरव विश्वविद्यालय सागर से वनस्पति विज्ञान में एमएससी और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की है। वर्तमान में वे गोवा में रहकर स्वतंत्र विज्ञान लेखन कर रही है। उनकी पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अंटार्कटिक विज्ञान और समुद्र विज्ञान सहित विज्ञान के विविध विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी में कुल 21 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनके विज्ञान एवं सामयिक विषयों पर लगभग 500 लेख प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। देश के विभिन्न संस्थानों में अब तक लगभग 100 आमंत्रित व्याख्यान उन्होंने दिए हैं। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणब मुखर्जी के कर कमलों द्वारा भारत सरकार के राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त भी हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, चाणक्य सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान सहित अन्य पुरस्कारों से वे सम्मानित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से उनके 50 से अधिक कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान कवि सम्मेलन में वे लगातार 2 बार विज्ञान कविताएं प्रस्तुत कर चुकी है। ऐसी एक मूर्धन्य व्यक्तित्व हमें आज प्राप्त हुआ है। मैं बड़े गौरव के साथ में, बड़े हर्ष के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे एक व्यक्तित्व हमारे साथ उपस्थित है। मैं मैडम का स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कोरोना के इस दौर में टीकाकरण और महामारियों का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में जो विस्तार से वो हमें जानकारी देंगी, उससे हम इस सब जो है हम लाभान्वित होंगे, उसका हम सभी लाभ लेंगे। आदरणीय सुब्रता मैडम, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना वक्तव्य दीजिए। धन्यवाद राहुल जी। और राष्ट्रवादी लेखक संघ इतना प्रतिष्ठित पटल है और यहाँ मुझे अपने विचार रखने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आज के अध्यक्ष महोदय और उनको मैं प्रणाम करती हूँ, त्रिपाठी सर। और इस समय जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। और आज का जो विषय है वो महामारियां और टीकाकरण, इस पर हम एक लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि जो एक अभी जब कहा जा रहा था कि टीका किसी पार्टी का है और किसी पार्टी का नहीं है, तो विज्ञान ये सब नहीं मानता है। विज्ञान के लिए सिर्फ
वैक्सीन बनाना या टीका बनाना इसलिए नहीं होता है कि वो किसी राजनीति से प्रेरित हो, बल्कि वो एक मानव कल्याण के लिए टीके बनाए जाते हैं या बीमारियों से मुक्त होने के लिए टीके बनाए जाते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा में बहुत प्राचीन से देखेंगे किस तरह से विश्व में महामारियां आईं और उन सब से जीतने के लिए टीकों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस विषय के लिए हम आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको समझेंगे। शायद स्लाइड्स दिख रहे हैं आपको? जी हाँ, दिख रही है मैडम। तो जैसा कि मैंने कहा कि महामारियां जो है वो विश्व में बहुत पहले से आई हुई हैं और संक्रामक महामारियां और उनसे निजात दिलाने वाले टीके और टीके जो लोगों को दिए जाते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं टीकाकरण। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि ये जो हम संक्रामक बीमारियां कह रहे हैं या संक्रामक महामारियां कह रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। तो जो संक्रामक रोग होते हैं, आप बिल्कुल प्राचीन में जाइएगा जब मनुष्य गुफाओं में रहते थे। ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना हुआ है या कुछ सैकड़ों साल पहले जो महामारियां हुई थी तभी ये संक्रामक रोग आए हैं। सबसे पहले जब मनुष्य ने जन्म लिया और मनुष्य जब गुफाओं में रहता था, अपने सिर्फ उसका मतलब सिर्फ अपने जीवन में मतलब कि सिर्फ खाने पीने से रहता था, उस समय से भी रोग जो है वो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और रोग भी कौन सा? संक्रामक रोग, क्योंकि संक्रामक रोग जो होते हैं वो पैथोजन से यानी रोगाणुओं से, बैक्टीरिया है, वायरस है, इससे होते हैं। तो ये भी तभी थे जब मनुष्य था। तो दोनों का जो पैरेलल संबंध है वो हमेशा चलता आया है और इसलिए हम कहते हैं कि जो संक्रामक रोग और मनुष्य का रिश्ता है वो गुफाओं के जमाने का है। और उसके बाद जिस तरह से मानव समाज या मानव सभ्यता विकसित होती गई उसी तरह से संक्रामक रोग और उनके रोगाणुओं ने भी अपने आप को विकसित किया। जिसे आप देखेंगे कि 10,000 साल पहले की बात है जब कृषि जो है का निर्माण हुआ। लोगों ने माफ कीजिएगा, एक मिनट, इको हो रहा है, दरवाजा बंद कीजिए। तो जिस तरह से कृषि आई 10,000 साल पहले, लोगों ने कृषि करना शुरू किया, समाज बढ़ा, समुदाय बढ़े, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि जो संक्रामक रोग हैं वो भी अपनी तरह से बढ़ते गए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, यात्राएं करना शुरू की, युद्ध शुरू हुए, तो उसके समानांतर ही संक्रामक रोगों ने भी अपना परचम लहराना शुरू किया और उसके बाद जो संक्रामक रोग थे वो महामारी बन गए। जिस तरह से एक गुफा मानव ने एक मानव सभ्यता और एक विकसित समाज को निर्मित किया, उसी तरह से संक्रामक रोग भी चलकर महामारी का रूप ले लिया। तो ये दोनों हम देखेंगे कि एक साथ चलते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि जो संक्रामक रोग जिसने महामारी का रूप लिया, वो संक्रामक महामारी से तात्पर्य क्या होता है। तो जैसा हमने पहले कहा कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो संक्रमण के कारण होते हैं, यानी जो रोग जनित कारक होते हैं, रोगाणु होते हैं, चाहे उसमें प्रोटोजोआ हो, कवक हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सभी से हम सभी परिचित हैं। तो इनके कारण जब रोग फैलता है तो हम कहते हैं कि वो संक्रमित रोग है। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, ये हमारे जुबान पर रहते हैं कि हाँ ये संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे से छूने से या छींकने से, खांसने से ये जो बीमारियां फैलती हैं हम उनको कहते हैं संक्रामक रोग। लेकिन महामारी जो होती है, हर संक्रामक रोग महामारी नहीं होता है। महामारी तब होती है जैसे कि महामारी को हम इस तरह से कह सकते हैं कोई संक्रामक रोग है तो उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कोई एक रोग है यदि वो किसी एक स्थान तक सीमित है, यानी जैसे आपको याद होगा कि सर्दी खांसी हो जाती है हमारे यहाँ, जब भी अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो एक क्षेत्र होता है, हम कहते हैं उत्तर भारत में बड़ी ठंड पड़ रही है और लोगों को खूब सर्दी खांसी हो रही है। तो वो एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में जब होता है तो हम उसको कहते हैं स्थानिक, यानी एक प्रकोप है, स्थानिक प्रकोप है, एक समय आएगा वो चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बीमारी इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि वो एक स्थान से बढ़कर
एक बड़े क्षेत्र में, एक बड़े भूभाग में फैल जाती है एक कम समय में और काफ़ी लोग उससे प्रभावित होते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि वो एक एपिडेमिक है या जानपदिक है। हिंदी में हम उसे जानपदिक कहते हैं, अंग्रेजी में एपिडेमिक कहते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस तरह से ये जो पीले रंग का है, यहाँ जगह-जगह, छोटी-छोटी जगहों पर कोई बीमारी है संक्रामक, तो हम कह रहे हैं कि ये स्थानिक है। वही बीमारी या कोई और बीमारी आई है जो एक बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर रही है दुनिया में, तो हम कहेंगे कि वो एपिडेमिक हो गई। लेकिन जब बीमारी बड़े स्तर पर यानी पूरी दुनिया को जब वो प्रभावित करने लगती है और लोगों की जान पे बनाती है, एक कम समय में, जैसे आप कोरोना कोई उदाहरण ले लीजिए, मार्च, अप्रैल या दिसंबर में ये बिल्कुल छोटी-सी थी। लोग बातें करने लगे थे कि हाँ, चीन में कुछ कोरोना बीमारी फैली है और बाद में अचानक आप देखेंगे कि मार्च में इतना ज़्यादा उसका फैलाव हो गया था कि डब्ल्यूएचओ को ये घोषित करना पड़ा कि कोरोना एक महामारी है। यानी जब वो वैश्विक स्तर पर प्रकोप फैल जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये वैश्विक महामारी है। तो इस तरह से जो संक्रामक रोग होते हैं, उनको हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। और ये कोरोना बीमारी जो अभी महामारी आई है, ये तो बिल्कुल हमें लेटेस्ट महामारी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि रोग जो है मनुष्य के साथ जुड़ा रहा है, तो विश्व में ऐसी कई विश्व के इतिहास पर, खासतौर पर जब हम महामारी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ईसा से पूर्व भी बहुत सी महामारियां विश्व में आई और उसमें सबसे अच्छा उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये। और एक चीज और बहुत गौर करने की है कि जब हम महामारी का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पर जो महामारियों का जिक्र मिलता है या प्रमाण मिलते हैं या आंकड़े मिलते हैं, वो सभी पश्चिम के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, यूनान है, मिस्र है, उस तरफ का ज्यादा आंकड़े हमें दिखाई देते हैं। उसमें आप देखेंगे कि हिपोक्रेट्स जो है वो पश्चिमी औषध शास्त्र के जनक माने जाते हैं, बहुत बड़े, जैसे हमारे यहाँ चरक और सुश्रुत का नाम है, उसी तरह से हिपोक्रेट्स का नाम यूनानी चिकित्सा पद्धति में लिया जाता है। उन्होंने सबसे पहले ये एपिडेमिक शब्द का प्रयोग किया था, आज से 2500 साल पहले की बात है। तो इस तरह से फोटोज दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर? जी हाँ, दिख रहा है मैडम। हाँ जी। तो ये जो हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने सबसे पहले एपिडेमिक शब्द का प्रयोग किया था और इन्फ्लुएंजा एक बीमारी फैली थी यूनान में और इसको कहते हैं कि ये मानव सभ्यता की सबसे पहली महामारी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन महामारियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? भाई उसका कारण ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, मनुष्य जो होता है वो पुरानी चीजों से सीखता है। तो इस समय चूंकि हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें पुरानी जो महामारियां हैं उनसे हम कुछ सीख ले सकें या उनसे हम समझ सकें कि क्या होता था या वो किस तरह से समाप्त हुई होंगी, और एक संबल मिलता है, एक जानकारी मिलती है। इसलिए हम इस विषय को लेकर आए कि वास्तव में महामारियां क्या हैं और पिछले समय में कौन कौन सी महामारियां जो हैं वो हुई हैं। तो ईसा पूर्व की जो महामारियों का जिक्र होता है, वो एक तो ये इन्फ्लुएंजा महामारी है और दूसरी महामारी प्लेग की महामारी फैली थी, जो कि अफ्रीका, इथोपिया से होते हुए मिस्र, लीबिया में करते हुए पूरे विश्व में फैली थी। लेकिन इसका जिक्र हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। ये एक गौर करने वाली बात है और इसका सबसे बड़ा कारण कि महामारी का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो भारत का नाम उस समय में, यानी ईसा से पूर्व वाले जो महामारियां हैं उनमें क्यों नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो काफी स्वस्थ है उस समय। अभी धीरे धीरे उसको हम देखेंगे कि क्यों उसकी स्वस्थता खत्म हुई, लेकिन फिर भी एक चीज है कि जो कोरोना महामारी में भी इस समय भी आप देखेंगे कि जो आंकड़े आते हैं, तो हमारी 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 या 2 करोड़ लोग ही कोरोना महामारी से प्रभावित हुए। लेकिन उसके एवज में या उसकी प्रतिशतता के अनुपात में आप विश्व के दूसरे देशों में आंकड़े देखिएगा तो मृत्यु दर जो है हमारे यहाँ काफी कम है या लोग उतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि ये तो बहुत वृहद आंकड़े इसके आ रहे हैं। तो वैसी ही बात आप देखेंगे कि जब हम चरक संहिता के जमाने में जाएं, जबकि हिपोक्रेट्स लिखते हैं कि महामारी उस समय यूनान में फैली, प्लेग आया, इन्फ्लुएंजा आया, लेकिन
चरक के दौरान, उसी समानांतर युग में हम देखते हैं तो भारत में वो उन महामारियों का जिक्र नहीं मिलता है। उसके कुछ कारण हैं। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो भौगोलिक स्थिति हमारे भारत की ऐसी है, इतनी समृद्ध हमारी हरियाली से लेकर समुद्र से लेके पहाड़, ये सब भौगोलिक स्थिति हमें मिली है भारत को, जिसके कारण कि हम स्वस्थ हैं। हमारे हिमालय में आप देखिए प्रारंभ से ही कितनी जड़ी बूटियां जो है, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है वो पूरी तरह से उन्हीं हिमालयी जड़ी बूटियों पर आधारित है। तो और वातावरणीय परिस्थितियों की भी यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ की जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वहां हर तरह का मौसम होता है। आप देखिए मैं गोवा में बैठी हूँ लेकिन मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन आप वहां उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर में जहां से भी लोग जुड़े हैं वो ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जो विभिन्न तरह की वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप की स्वस्थता का कारण होती है। और एक चीज और देखेंगे आप, खान पान, हमारा खान पान इतना उम्दा है, इतना कहना चाहिए पौष्टिक है, पोषण से भरा हुआ है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अन्य विश्व के देशों से कहीं ज्यादा है। अब हमारे देखिए हल्दी है, अदरक है, ये तो हमारे रोज के खाने की चीजें हैं। तो वो जो खान पान है वो भी हमें बनाता है मजबूत। और सशक्त चिकित्सा पद्धतियां जो आयुर्वेद के जमाने से हमारे यहाँ चली आ रही है, आप देखिए सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये तो हमारी चिकित्सा पद्धतियों के आधार है। आप देखेंगे कि चरक संहिता जो उस समय लिखी गई उसमें कुल 120 अध्याय हैं, और आज के जो हमारे विषय आप देखिए, जो मेडिकल साइंस में जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं विश्व स्तर पर भी देखिएगा तो वो सारा का सारा सामान जो है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो हमारे इन चरक संहिता के 120 अध्यायों में यूं ही उस समय का पड़ा हुआ है। और उस समय एक चीज और थी कि आवागमन के साधन भी उतने ज्यादा नहीं थे, तो लोगों का एक सीमित प्रसार था। तो वो सब बातें थी कि उस समय में जबकि पूरा अन्य विश्व के अन्य देश महामारियों से जूझ रहे थे, उस समय भारत में महामारियों का जिक्र नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात जो है। इसके अलावा अब जैसे जैसे भारत में आप देखेंगे कि आक्रमणकारियों ने पहली शताब्दी में हम देखें तो कितने आक्रमणकारी जो हैं धीरे धीरे आना उन्होंने शुरू कर दिया था, वो मध्ययुगीन काल जो हमारे भारत का है। तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि विश्व की महामारियां भारत की तरफ भी आने लगी, क्योंकि वो प्रसार जो था वो भारत की तरफ भी हुआ महामारियों का। इसलिए जब विश्व की दो प्रसिद्ध महामारियों की जब हम चर्चा करते हैं वो है जस्टिनियन प्लेग और ब्लैक डेथ। ये दो बहुत बड़ी महामारियां विश्व ने इन दो महामारियों को से जूझा है पूरा विश्व, और करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। आप देखेंगे ये 6वीं शताब्दी की महामारी थी जस्टिनियन प्लेग। इसने तो पूरा का पूरा जो रोमन साम्राज्य था उसको ही विनष्ट कर दिया था, और उस समय लगभग 2.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ लोग जो हैं इस जस्टिनियन प्लेग के कारण मरे थे। और उसके बाद 14वीं शताब्दी में भी इसी तरह का एक घातक संक्रामक महामारी आई थी जिसका नाम ब्लैक डेथ रख दिया गया था, और उसका थोड़ा सा असर आप देखेंगे कि जब महामारी का इतिहास हम देखते हैं तो भारत, सीरिया, मिस्र इस पर भी पड़ा था रोमन साम्राज्य के अलावा। तो ये एक बहुत ही बड़ी संक्रामक महामारियां जो हैं जो उस समय 14वीं और 6वीं शताब्दी में आई थी। उसके बाद हम सीधे आते हैं 20वीं शताब्दी में। इससे ये मतलब नहीं है कि 14वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी के बीच में महामारियां नहीं आई, लेकिन एक समय सीमा के कारण मैं कुछ महत्वपूर्ण महामारियों से आपको परिचित करवाना चाहूंगी। इसलिए हम सीधे अब आते हैं 20वीं शताब्दी में। और इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका एक ऐसी महामारी थी जो उस समय फैली हुई थी, और आप देखेंगे कि उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी जो है विश्व में चल रहा था। और हिंदी में ये एक वायरस बीमारी थी, और हिंदी में इसको निद्रा रोग कहा जाता था। और वियना के न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बीमारी को सबसे पहले वो लेकर आए लोगों के सामने, और उन्होंने इसे इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका नाम दिया था। और आप देखेंगे कि ये उस समय इतनी ज्यादा महामारी फैली हुई थी, हालांकि उस समय कोई WHO या इस तरह की कोई घोषणाएं नहीं होती थी कि महामारी घोषित की जाती थी, लेकिन एक बड़े पैमाने पर अपने आप
पूरे विश्व में धीरे-धीरे पता चल जाता था कि हाँ, पूरा विश्व जो है वो महामारी से जूझ रहा है। ऐसा नहीं था उस समय कि जैसे हम अभी यहाँ बैठे पता चल जाता है कि कोरोना के कितने लोग कौन-कौन से देश में प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं। ये वो दौर नहीं था, लेकिन फिर भी महामारी का दौर तो हम कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका ने पूरे विश्व पर अपनी प्रभाव डालना, प्रकोप डालना शुरू किया था, तो ये एक बीमारी थी जिसको निद्रा रोग कहते थे और इससे जब प्रभावित लोग होते थे तो उनको दिन-रात बस नींद ही आती रहती थी। इसलिए इसको निद्रा रोग कहा जाता है। और कई तरह के जो है चेहरे बन जाया करते थे, अजीब तरह का लकवा लग जाया करता था, सिर में दर्द होता था, उदासीनता हो जाती थी। तो ये इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका नाम की महामारी का जिक्र जो है उस समय मिलता है, विश्व युद्ध के समय की बात। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि अभी हम कहते हैं ना कि कोरोना महामारी आई और साथ में दूसरे कोई हंता वायरस आ गया, तो कोई इस तरह की ही आप देखेंगे 1918 और 1920 की बात है, जबकि निद्रा रोग अपने आप में महामारी बन के फैला हुआ था और उसी समय एक और बीमारी आ गई, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू तो इतनी ज्यादा कहना चाहिए कि उसका इतना ज्यादा प्रकोप फैला कि पूरा विश्व, उसमें भारत भी शामिल था। और भारत क्यों शामिल हुआ था? क्योंकि जब भारत से जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोग गए थे और वो जब वहां से लौटे तो वो अपने साथ स्पेनिश फ्लू लेकर आए। वो सैनिकों के साथ जो है स्पेनिश फ्लू भारत में भी आया और जब वो पूरे भारत में फैले तो साथ साथ में स्पेनिश फ्लू भी जो है फैलता गया। और आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उनको भी स्पेनिश फ्लू जो है हुआ था और उन्होंने क्वारंटाइन किया था उस समय आश्रम में, वो अहमदाबाद के आश्रम में रहे थे। और सबसे बड़ी जो झेली इस महामारी को, स्पेनिश फ्लू को, वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी ने झेली थी। उसका जिक्र हम अभी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो महामारियां थी, ये वो महामारियां थी कि जिनने बुरी तरह से समाज को प्रभावित किया था। और हम जानते हैं कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है और इन महामारियों ने किस तरह से उस समय समाज को प्रभावित किया था उसका सीधा सीधा उल्लेख जो है हिंदी साहित्य में भी जब आप जाइएगा तो उसका दर्पण की तरह आप देखेंगे कि वो महामारियां इन कहानियों में, खासतौर पर जो उदाहरण आप देख पाएंगे मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी हो या दूध का दाम हो, उसमें भी इन महामारियों का जिक्र थोड़ा बहुत मिलता है। जैसे ईदगाह कहानी में आप देखेंगे कि हामिद के जो माता पिता थे वो हैजे के कारण मरे थे। इसी तरह से दूध का दाम जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें जो महिला है भूंगी नाम की, बहुत से लोग मेरे साथ जो जुड़े हैं इन कहानियों से कहीं ना कहीं इन्होंने पढ़ा होगा, उसका वो प्लेग के कारण मरती है। और आपने मास्टर भगवान दास की कहानी आई थी प्लेग की चुड़ैल, उस कहानी में उन्होंने खासतौर पर प्लेग से किस तरह से लोग मर रहे थे और एक चीज का जो जिक्र किया है, जैसे अभी आप देखिए हमारे कोरोना महामारी में क्वारंटाइन में जाने से लोग कितना डरते हैं। उस समय भी क्वारंटाइन होता था और लोग जो है बहुत सारे लोगों को, चाहे वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं, बेहोश हैं, क्योंकि उस समय आप देखिए उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश राज्य चल रहा था तो अधमरे लोगों को भी जला दिया जाता था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक महिला थी, वो जिंदा थी लेकिन वो बेहोश थी और उसको जला दिया गया, लेकिन वो जब उसको जागृति आई तो वो चिता पर से उठ गई। तो लोगों को लगा कि नहीं ये प्लेग की चुड़ैल है। आप सोचिए कि उस समय कितना अंधविश्वास भी चलता था। तो ये सारी चीजें जो है उन महामारियों के दौर में जो घट रही थी वो कहीं ना कहीं हमारे साहित्यकार जो थे वो कहानियों के माध्यम से सामने ला रहे थे। इसी तरह से रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी थी पहलवान का ढोलक, उसमें भी उन्होंने बताया है कि जो महामारियां थी वो ये नहीं देख रही थी कि कोई कमजोर व्यक्ति है, बल्कि पहलवान जैसे लोग भी इन महामारियों से जूझ रहे थे। और जो मैंने कहा था कि जो स्पेनिश फ्लू आया था, उस स्पेनिश फ्लू ने हमारे देश के इतने महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से उनका पूरा परिवार छीन लिया था। और वो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके जो भाई थे, भाई का बेटा था, वो सब इस स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए थे। और किस तरह से निराला की संवेदना को इन महामारियों ने
कहना चाहिए कि संवेदनाओं को झकझोर दिया था कि उन्होंने कुल्ली भाट जैसा एक उनका मार्मिक रचना जो है उन्होंने रच डाली, और उसमें पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो गंगा के घाट थे उनमें पूरा पूरा शव जो है वो दिखाई देता था। तो ये महामारियां हैं। इसी तरह से आप देखिए हमारे जो हरिशंकर परसाई जो व्यंग्यकार है हमारे भारत के, विश्व में उनको व्यंग्यकार के नाम से जाना जाता है, उनकी माँ को भी इसी प्लेग ने छीना था। और जो हरिशंकर परसाई जी ने गर्दिश के दिन नाम से एक निबंध लिखा था, उसमें पूरा वर्णन किया है कि कैसी उनकी माँ जो है वो प्लेग से पीड़ित हुई और प्लेग ने उनको छीना, और आसपास के लोग भी किस तरह से प्रभावित होते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, एक और कहानी राजेंद्र सिंह बेदी, जिनको हम उर्दू साहित्यकार के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी उस समय क्वारंटाइन लिखा था। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि क्वारंटाइन शब्द जो हम अभी कहते हैं कि भाई कोरोना आया तो क्वारंटाइन शब्द आया, क्वारंटाइन काफी पुराना शब्द है। जबकि राजेंद्र सिंह बेदी ने क्वारंटाइन नाम से ही एक लघु कथा लिखी, और उन्होंने बताया कि लोग प्लेग से ज्यादा क्वारंटाइन होने से डरा करते थे, और उसका पूरा जिक्र इसमें मिलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य में, सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, आप मलयाली साहित्य है, उड़िया साहित्य है, उस समय के साहित्य में भी इस तरह की जो वैश्विक महामारियां जो चल रही थी उनका जिक्र जो है होता है। अब एक और बीमारी की हम बात करते हैं, चेचक। चेचक बहुत वैश्विक महामारी जिसने पूरे विश्व को बुरी तरह से प्रभावित किया था, और उसमें आप देखेंगे कि 60% मामले जो थे वो भारत के थे, ऐसा माना जाता है। और आप खुद देखेंगे कि हमारे यहाँ पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, उन्होंने बड़ी माता और छोटी माता ये नाम दिया गया था चेचक को। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को कोई इस नाम से नहीं जानता था हमारे यहाँ, उनको बड़ी माता छोटी माता कहा जाता था। तो वो भी बड़ा ही दर्दनाक दौर जो है भारत ने देखा है इस वैश्विक महामारी का। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रही कि वो जो अंधविश्वास या जो भी सामाजिक परिस्थितियां हैं वो एक अलग विषय है उस पर बात करने का, लेकिन जो टीका आया, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से टीकों के कारण ये जो वैश्विक महामारियां जो हैं उनसे हम मुक्त हुए हैं। और 1977 में भारत चेचक से मुक्त हुआ था, और पूरा विश्व जो है 1980 में इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह से टीकाकरण के कारण, या चेचक का जो टीका बना उसके कारण मुक्त हुआ। एक और महामारी का जिक्र जो है विश्व में होता है वो है हैजा की महामारी। हालांकि उससे हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन 1817 में सबसे पहले कोलेरा नामक बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण ये महामारी होती है ऐसा पता चला था। और उससे लेके आज तक हम कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है इस महामारी से बीच बीच में जूझता रहता है। और ये गंदे पानी को पीने के कारण होती है। ये सब चीजें हम इतनी ज्यादा इनसे जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, क्योंकि लगातार जब से आप देखेंगे कि इंटरनेट आया है तो लोगों को बहुत ज्यादा जागरूकता हुई है इन वैश्विक महामारियों के बारे में जानने की, और बहुत सी सूचनाएं जो हैं, जानकारियां जो हैं वो लोगों को मिलती रहती हैं। लेकिन हैजा जो वैश्विक महामारी है वो अभी भी हम उससे जूझ रहे हैं। उसका सबसे अच्छा देखेंगे कि 2019 में ही जो है हैजे के 100 से ज्यादा मामले जो है आए। तो ये महामारी हम कह सकते हैं कि समय समय पर उभरती रहती है। एड्स महामारी जो है ये भी एक बहुत बड़ी महामारी हम कह सकते हैं जिससे देश या विश्व जो है गुजर रहा है। 1981 में इसके बारे में सबसे पहले पता चला था। इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम HIV वायरस कहते हैं, इसके कारण ये एड्स महामारी होती है। और इसमें अब तक आप देखिएगा कि लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। और लगातार हालांकि लेकिन इस तरह की जो बीमारियां आती हैं, महामारियां फैलती हैं, और इससे बचाव के माध्यम से ही हम कहना चाहिए कि बचते आ रहे हैं। और
इसके बाद हम 21वीं शताब्दी की बीमारी पर आते हैं, महामारी पर। सार्स नाम है इसका, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको हम कहते हैं। ये 21वीं शताब्दी की सबसे गंभीर महामारी हम इसको कह सकते हैं। हालांकि इसको हम वैश्विक महामारी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो था चीन से ये शुरू हुई थी और बाद में लग रहा था कि शायद ये पूरा फैल जाएगा, लेकिन इस पर नियंत्रण कर लिया गया और भारत में इसके बहुत कम, मैं समझती हूँ, नगण्य मामले आए और दुनिया के दूसरे और देशों में भी इसके बहुत कम मामले आए थे। लेकिन समय समय पर जो है ये भी हो सकता है कि वापस आ जाए, लेकिन WHO का कहना है कि 2004 के बाद से सार्स के कोई मामले उसने दर्ज नहीं किए हैं। इसी तरह से आपको याद होगा इबोला महामारी, इसका ये भी बहुत कहर ढा रही थी। हालांकि ये आप देखिए, इसको हम एपिडेमिक कहते हैं, इसको पैंडेमिक नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि पैंडेमिक होते होते ये रह गई थी। उसका कारण ये था कि उस पर भी जो है नियंत्रण पा लिया गया था। तो भारत में जो बाहर से लोग आए थे, जैसे अफ्रीका से कोई आया था, तो देखा कि हाँ वो पॉजिटिव पाया गया, तो उस पर हमने नियंत्रण कर लिया। तो इबोला महामारी से भी, हालांकि जो दक्षिण अफ्रीका है वो, या अफ्रीका पूरा महाद्वीप था, वो बुरी तरह से गुजरा था। तो ये भी एक महामारी थी। लेकिन हम यदि अपने भारत की बात करें तो आपको याद होगा कि 1994 में सूरत में प्लेग फैला था। जबकि हम समझ रहे थे कि प्लेग जो है वो अब समाप्त हो गया है, लेकिन प्लेग की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये चूहे जो होते हैं ये वाहक होते हैं। चूहों के अंदर कुछ कीड़े होते हैं, पिस्सू जिसको हम कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पिस्सू जो होते हैं ये इस प्लेग के जीवाणुओं को अपने अंदर धारण करते हैं। तो जब चूहे मरते हैं तो ये जो पिस्सू होते हैं वो चूहों को छोड़ के भागने लगते हैं और इस कारण से ये जो बीमारी है वो फैलने लगती है, क्योंकि गंदा पानी या इस तरह के जो जीव हैं उनके संपर्क में जब लोग आते हैं तो प्लेग जो था वो सूरत में आया था और धीरे धीरे कहते हैं कि पूरे देश में जो है ये फैला था। लेकिन इस पर भी टीकों के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से नियंत्रण किया गया था। इसी तरह से कुछ और महामारियां हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जिनसे हम भलीभांति परिचित हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका है, ये भी आपके बिल्कुल परिचित नाम है और हो सकता है कि बहुत से लोग तो इन बीमार जो जुड़े हुए हैं, किसी न किसी को डेंगू हुआ भी होगा, चिकनगुनिया का उन्होंने झेला भी होगा। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं अभी भी लोग उनसे संक्रमित होते हैं। आप देखिएगा कि जो आंकड़े बताते हैं कि डेंगू जो है सालाना लगभग 39 करोड़ लोग विश्व में अभी भी इससे जूझते हैं और खासतौर पर चूंकि ये एडीज मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छरों से यदि हम बच जाएं तो निश्चित तौर पर इस तरह के डेंगू चिकनगुनिया से भी हम बच सकते हैं। भारत में और भी संक्रामक बीमारियां हैं। आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी जो 2009 में आई थी, ये भी एक बड़ी ही खतरनाक हम कह सकते हैं संक्रामक बीमारी थी। इसके अलावा उड़ीसा में भी 2014 में पीलिया का प्रकोप फैला था। पीलिया मतलब जॉन्डिस जो होता है वो फैला था। फिर 2015 में स्वाइन फ्लू वापस आया था और स्वाइन फ्लू नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि इसमें सुअर जो है उसका रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। तो स्वाइन फ्लू भी 2014-15 में उसके बहुत सारे मामले आए थे। फिर आपको याद होगा 2018 में निपा वायरस आया था। निपा वायरस चमगादड़ के कारण पूरे केरल में फैला था। तो ये सब ऐसी, जापानी इंसेफेलाइटिस भी फैला था 2017 में। तो हम इनको रिकॉल कर रहे हैं, रीमेमोराइज कर रहे हैं कि ये वो बीमारियां थी जो इस समय कोरोना वायरस या कोरोना महामारी, कोविड महामारी से जो हम जूझ रहे हैं, इसके पहले हम या पूरी मानव सभ्यता इसके पहले इतनी सारी महामारियों से जूझ चुकी है। और मैं कोरोना महामारी के बारे में बिल्कुल भी यहाँ जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि उससे हर व्यक्ति परिचित हो चुका है। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, बार बार हाथ धोना है और क्वारंटाइन होना है, लोगों से संपर्क नहीं करना, ये इतने ज्यादा हमारे जीवन की दिनचर्या में आ चुका है कि कोरोना वायरस के बारे में अब बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इन महामारियों के बाद टीके पर, कि किस तरह से जो महामारियां, क्योंकि आपने देखा कि महामारियां आई, उनका दौर आया, वो समाप्त हुई, लेकिन उनको
समाप्त करने में या जो भी बीमारियां हैं उनको समाप्त करने में दो तरह की चीजें काम आती हैं, एक तो दवाइयां और दूसरा होता है टीका। लेकिन दवाइयां और टीके में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि टीका जो होता है वो एक स्थायी इलाज का कारक होता है, क्योंकि यदि टीका लग गया है तो हम कहते हैं कि अब वो बीमारी होने की बिल्कुल नगण्य, कहना चाहिए कि 0.001% ही उसकी चांस होते हैं। दवाइयां खाने से आदमी तुरंत रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन इसलिए टीका और दवाई में ये फर्क होता है। और सबसे पहले जो टीके का इतिहास हम देखते हैं, जैसे महामारियों का इतिहास है उसी तरह से टीकों का इतिहास होता है कि टीके कैसे आए या बीमारियों से निजात पाने के लिए टीकों की क्या भूमिका होती है। तो हम जब टीकों का इतिहास देखते हैं तो आप देखेंगे कि एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था। चेचक का टीका यानी वही चिकन पॉक्स और हम जिन पॉक्स की बात करते हैं उसमें काउपॉक्स होता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोगों में या मनुष्यों में ये बीमारियां होती हैं, जानवरों में भी ये बीमारियां होती हैं। और उनसे ही एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स या चेचक का टीका जो है वो बनाया था। उसके बाद आप देखिए 100 साल बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने 1796 में ये चेचक का टीका बनाया और उसके 100 साल, लगभग 100 साल बाद आप देखेंगे कि लुई पाश्चर ने 1885 में रेबीज महामारी का टीका बनाया था। लेकिन टीके की नींव जो है एडवर्ड जेनर ने रख दी थी। वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आई कि किस तरह से टीके जो है महामारियों के लिए विकसित किए जा सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो लुई पाश्चर को जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेबीज महामारी का ही टीका नहीं बनाया, उन्होंने डिप्थीरिया, टिटनस, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टीबी, जितनी भी महामारियां उस दौर में आपको दिखाई देती हैं उन सब का टीका जो है उसका श्रेय लुई पाश्चर को जाता है। और आज जो भी जितने तरह के टीके जो बनते आए हैं, आप देखिए 1923 से लेकर 2020 तक के आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैसे महामारियां आती गई, जैसे जैसे संक्रामक बीमारियां आती गई, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने टीके भी बनाने शुरू किए और उनको सफलता भी मिली। जैसे डिप्थीरिया की वैक्सीन जो है 1923 में आई, तो वही आप देखेंगे कि आज 2020 में भी कोरोना का टीका जो है बन चुका है, हम ये कह सकते हैं। और इस तरह से पोलियो का जो वैक्सीन बना, पोलियो वैक्सीन आया और कल ही आज मेरे ख्याल से आज पोलियो वैक्सीन का टीकाकरण का दौर चल रहा है। भारत में हालांकि 2014 में पोलियो से उसको मुक्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं कि जिन्होंने महामारियों से हमको निजात दिलाई है, वो टीके या वैक्सीन होते क्या है? तो संक्षिप्त में यदि हम देखें तो टीके और वैक्सीन वो दवाइयां होती हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को में वृद्धि करती हैं। और हमारे अंदर जो है वो वैक्सीन भेजा जाता है, टीके को इंजेक्शन के माध्यम से अंदर भेजा जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये वैक्सीन है। और जो भेजा जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं कि वो टीकाकरण की प्रक्रिया है। अब देखिए कि वैसे जो मनुष्य होता है या कोई भी प्राणी होता है, उसकी अपनी एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कि एक रोग प्रतिरोध तंत्र काम करता है हर व्यक्ति के अंदर। अलग अलग उसकी क्षमताएं होती हैं, लेकिन होता जरूर है। तो उसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक तौर पर यानी व्यक्ति जो है रोगों से लड़ सकता है। और उसके लिए विज्ञान की भाषा में यदि हम समझें, बिल्कुल सरल भाषा में आप देखिए कि हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें आपने नाम सुना होगा कि जो हमारा रुधिर होता है, रक्त होता है, उसमें दो तरह की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें भी तीन तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी सेल और टी सेल भी हम उनको कहते हैं। तो ये जो तीन सेल हैं, मैक्रोफेज, बी सेल और टी सेल, ये तीनों की तीनों सेल जो हैं पूरी तरह से हर व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं, या कोई भी रोगाणु जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो ये उनसे लड़ती हैं।
और लड़ कर के जो एंटीबॉडी बनाती है, क्योंकि जो अंदर आ रहा है रोगाणु या अन्य कोई चीज जो हमें बीमार करता है उसको हम एंटीजन कहते हैं, और उस एंटीजन के खिलाफ जो है हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो ये तो हम कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक तौर पर हर व्यक्ति के अंदर ये प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो लड़ नहीं पाते, या हम कहते हैं ना कि कोरोना बीमारी से इतने लोग मर गए, यानी कोरोना जब वायरस जब व्यक्ति के अंदर गया तो उसका जो रोग प्रतिरोधक तंत्र था वो उस लड़ाई में हार गया और कोरोना जीत गया, इसलिए वो व्यक्ति मर गया। लेकिन जो टीके होते हैं वो उस व्यक्ति के अंदर वो जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करने का काम करते हैं। अब टीके जो होते हैं उनमें कई आगे हम इसको पूरी तरह अच्छी तरह से देखेंगे कि जो टीके हैं उनमें उसी जिस भी बीमारी का टीका है तो वो बीमारी जिस रोगाणु के कारण हो रही है उसी रोगाणु को लेकर या उसी रोगाणु के किसी भाग को लेकर टीके तैयार किए जाते हैं और फिर उसको उस व्यक्ति के शरीर में टीके के माध्यम से डाला जाता है। अब हम देखें कि ये जो टीके बने अलग अलग बीमारियों के, वो टीकों की उन बीमारियों से सुरक्षा में ये टीके जो है काम आए। जैसे आप देखिए कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बीसीजी का टीका, चिकन पॉक्स का टीका, डिप्थीरिया का टीका, ये सब खसरा का टीका, ये सब टीके लगाए जाते हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से कुछ बहुत ही जरूरी टीके हमारे जीवन में हो गए हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको ये टीके लगाना अनिवार्य कर दिया गया है पूरे विश्व में, और इसलिए वो इन बीमारियों से सुरक्षित हो पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो टीके हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आप जैसे जीवित दुर्बल टीका, निष्क्रिय टीका, और ये जो टीकों के नाम आप देख रहे हैं ना, ये टीके किस तरह से बनाए जा रहे हैं एक रोगाणु को लेकर उस पर निर्भर करता है। जैसे आप देखें जीवित दुर्बल टीका, जीवित दुर्बल टीका का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो रोगाणु है उसको खुद जीवित लिया गया है, हालांकि उसको जो है बहुत कहना चाहिए कि उसका बहुत कम प्रभाव करके उसको लिया जाता है। निष्क्रिय टीका का मतलब होता है या इनएक्टिवेटेड टीका का मतलब होता है कि जिसमें जो सामान लिया जा रहा है टीके को बनाने के लिए किसी रोगाणु का, उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। और बाकी आप टीके जो देख रहे हैं, ओपिकाइड टीका या टॉक्साइड टीका, डीएनए टीका, रिकॉम्बिनेंट टीका, ये सब टीकों में हम रोगाणु के अलग अलग भागों को लेते हैं। उसको हम और आगे यदि चर्चा करें तो देखेंगे कि टीका विकसित जो किया जाता है उसके भी कई चरण होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कह रहे हैं, कल हमने कहा कि भाई हमारे देश में कोरोना का टीका बन गया है और टीकाकरण कोरोना के लिए चल रहा है, लेकिन वो जो टीका आता है उसके भी कई चरण होते हैं। उसमें जैसे सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस भी बीमारी का टीका बनाना है उस रोगाणु को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए या उसको किस तरह से अन्वेषित किया जाए, उसको किस तरह से एंटीजन बनाया जाए, यहाँ से टीका का पहला चरण शुरू होता है। और फिर उसके बाद जब टीका बन गया, वैज्ञानिकों ने उसको तैयार कर लिया, तो उसके क्लिनिकल स्टेज आती है कि वो कितने हद तक उसका निदान कर पा रहे हैं, और जब वो निदान कर लेते हैं, उसका नैदानिक विकास हो जाता है, तो फिर उसको अप्रूवल मिलता है। उसके बाद फिर जब अप्रूव मिल जाता है तो एक बड़े पैमाने पर को बनाने का काम शुरू होता है, फिर उनकी गुणवत्ता भी देखी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हम आज के विषय में हमने महामारियों को देखा, टीका कैसे विकसित होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अब हम आते हैं आज की महामारी में कोरोना वैक्सीन, जो कल हमारे देश में 16 तारीख को उसको बहुत से लोगों को जो लगाना शुरू हुआ है कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का। तो कोरोना वैक्सीन भी जैसे हमने देखा कि टीका कई प्रकार के होते हैं, तो विश्व स्तर पर जो कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है वो भी 4 तरह से तैयार की जा रही है। एक तो आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस है उसके चारों तरफ प्रोटीन के वो जो कोरोना यानी कि जो मुकुट जैसे दिखाई देते हैं वो उसके प्रोटीन है। तो कुछ प्रोटीन पर आधारित है, कुछ वायरल वेक्टर यानी कि कोरोना को ही वायरस को ही लिया गया है, या उसके डीएनए आरएनए लिए गए हैं, या बिल्कुल जो परंपरागत निष्क्रिय करके
वायरस लिया गया। तो ये सारी तरह के जो जिस तरह से टीके बनाए जाते हैं, वो सभी प्रक्रियाएँ कोरोना वैक्सीन को तैयार करने में अलग-अलग कंपनियों ने बनाई हैं। आप देखेंगे कि रूस ने भी बनाया है, अमेरिका ने भी बनाया है, चीन ने, भारत ने भी बनाया है। तो ये जो कोरोना के वैक्सीन बनाए गए हैं, वो इसी तरह की प्रक्रिया पर आधारित हैं। अब भारत में जो विश्व के कुछ प्रमुख हम कोरोना वैक्सीन की बात करें, तो राहुल जी, समय हो रहा है क्या? तो भारत ने जो वैक्सीन बनाया है, वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और जी-कोव-डी ये बनाया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह कौन-कौन सी जो संस्थाएँ हैं, उन्होंने भारत में कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है। इसके अलावा जो 85 एनकोव वैक्सीन है या कोरोना वैक्सीन है, ये चीन ने बनाई है, अमेरिका ने भी विकसित की है, बहुत सारे ब्रिटेन ने भी विकसित की है। तो ये सब टीका जो है वो कोरोना का तैयार हुआ है और इसको चूंकि अनुमोदित किया गया है, इसके चरण अभी चल रहे हैं और 16 जनवरी से आपने देखा कि हमारे यहाँ कोरोना की का टीकाकरण जो है वो शुरू हो गया है। इसमें आप सबसे पहली चीज जो मैं आपको बहुत से दिमाग में लोगों के बात आती है कि भाई अभी तो ये सक्सेस ही नहीं हुआ है, पूरे चरण ही नहीं हुए हैं, तो कैसे ये कोरोना का टीकाकरण हो गया है। लेकिन हर चीज का जो है टीका जो तैयार होता है उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है और निश्चित तौर पर जो देश में कोरोना का टीकाकरण हो रहा है उसमें पूरी प्रक्रियाएं जो हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। आप देखिए कि सबसे पहले जो है हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं उनको लगाया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि एक फॉर्म जो है वो लोगों से भरवाया जा रहा है और उसमें बकायदा ये कहा गया है कि यदि कुछ भी गड़बड़ होती है, जैसा कि होना नहीं है, लेकिन फिर भी वो फॉर्म जो है लोग भर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, यदि उसमें कुछ होता है तो बकायदा उसका एक कानूनी तरीके से उसका पूरा भरण पोषण जो है वो किया जाएगा। ये सारी चीज जो है ध्यान किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो पंपलेट आप आजकल सबके व्हाट्सएप पर ये सारी चीजें आ गई होंगी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये की हैं। इनके माध्यम से आपके अंदर जितनी भी कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रश्न उठ रहे होंगे कि किस तरह से टीकाकरण चल रहा है या वैक्सीन की कितनी खुराक कौन से अंतराल पे लेना है, कौन सी एंटीबॉडी विकसित हो रही है, बारीक से बारीक चीज के बारे में जो है आपको जानकारियां मिल रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के मतलब जो सोशल मीडिया पर जितनी भी, ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप देखिए कि इस समय जो महामारी फैली है वो महामारी के निवारण के लिए जो हमारे पास ये टूल्स उपलब्ध हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन से संबंधित सवाल, जैसे कुछ किसी को लगता है कि मधुमेह बीमारी है तो हमें ये टीका लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारे प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके व्हाट्सएप पर भी भेजे गए हैं सरकार की तरफ से और इनका पूरी तरह से टीकाकरण ही नहीं, पूरी तरह से और भी जो कहना चाहिए एक कैंपेन है, एक अभियान है, एक प्रसार है जो फैलाया जा रहा है और आपके जितने भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं वो टीकाकरण से संबंधित या कोरोना वैक्सीन से संबंधित या कोरोना महामारी से संबंधित, वो सब कुछ जो है आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। इसको मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप उससे भली भांति खुद भी परिचित हैं, क्योंकि हम आपको 1-2 मिनट में इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपके पास जो व्हाट्सएप पर जानकारियां आ रही हैं या अन्य सोशल माध्यम से या इंटरनेट पर आप खोजिए तो ये सारी जानकारी आपको मिल रही है। आप 1 बार 2 बार जितनी बार आप देखना चाहते हैं या जितनी बार इनसे जानकारी लेना चाहते हैं, भाई एक बार में तो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बार बार
लगातार इन कोरोना वैक्सीन से संबंधित जो भी जानकारियां आ रही हैं, कहाँ पंजीकरण कराना है, कैसे इस्तेमाल होना है, किन को पहले मिलना है, या पंजीकरण के लिए कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ये सारी चीजें जो है आपको इन पंपलेट्स जो सरकार ने जारी किए हैं, इनके माध्यम से आपको ये जानकारी पूरी मिल जाएगी। और वही जानकारियां मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। आप कम समय में जितना देख पा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड-19 टीकाकरण का जो अभियान हमारे देश में चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही चल रहा है। आप देखेंगे अमेरिका में चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है, जिस-जिस देश ने रूस में चल रहा है, जिस-जिस देश ने कोविड-19 के टीके बनाए हैं, वहाँ सब जगह ये जो है चल रहा है। और इससे बिल्कुल भी मुझे लगता है कि भयभीत होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। और ये जो विज्ञान है या जो टीके बन रहे हैं ये कोरोना महामारी को लेकर, भाई कोई टीका बना रहा है तो कोई आपका अहित थोड़ी करना चाह रहा है, मानव कल्याण के लिए टीके बनते हैं, तो उससे आपको ज्यादा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी आपका नंबर आता है, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो कोरोना महामारी से जीतने के लिए जितना वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उतना आम लोगों को भी उतने ही कहना चाहिए आत्मविश्वास के साथ उसको अमल करने की जरूरत है। और एक चीज और टीके के लिए, कोरोना वायरस के टीके के लिए कहा जा रहा है कि कोरोना का टीका लग गया तो ये मत मानिएगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसका कोई भी टीका होता है, चाहे वो एडवर्ड जेनर ने क्यों ना बनाया हो, उसका जो परिणाम है वो एक निश्चित समय के बाद उसका परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो कोरोना वायरस के टीका में भी हमें एक उसका परिणाम देखना पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर पर सकारात्मक ही है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं तो समझती हूँ कि सभी को विश्व स्तर पर, चूंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत पर चलता है, तो उसी को देखते हुए किसी भी राजनीति या किसी भी दलगत चीज से उठकर हमें कोरोना वायरस और उसके टीकाकरण का सम्मान करना चाहिए, और अपने आप को मानना चाहिए कि हाँ, भारत ने जो इतनी बड़ी खोज की है कोरोना वायरस के टीके के लिए, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज